खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम सलाम जेके में आप और हम साथ साथ रहेंगे ठीक 10 बजे तक। 8:35 हो गए हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक एक एक पड़ाव में हम आगे चलेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे से लेकर खबरों, तज्जियों, तबसरों पर मबनी इस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी नई बातें, कुछ नई चीजें आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगी कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख से कन्याकुमारी तक मुल्क के अहम हिस्सों के अंदर क्या कुछ तफसीलात हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, पॉजिटिव्स, कुछ डेवलपमेंट्स है, उस पर बात करेंगे और कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें भी आपके सामने आज के प्रोग्राम में रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों की बात होगी हमेशा की तरह प्रोग्राम के आखिरी 10 से 15 मिनट। आज थोड़ा जल्दी कॉल करें, अगर मुमकिन हो तो 10:40-42 के आसपास कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। एतवार का दिन है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, शुमाली इलाका जात में सर्दी का खूब असर देखा जा रहा है और इसकी वजह से कई नुकसानात भी हो रहे हैं। और इन सब के बीच में आज जब 12 तारीख है, तारीख के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो औराक को पलटने पर पता क्या चलता है कि हिंदुस्तान और आलमी तारीख में खास क्या है, वो थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन जहां पर आप हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, जुड़े हैं आप हमारे साथ, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम को आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर भी, और यूट्यूब पर भी लाइव नशरियात वक्फे से जारी रहती हैं गुलिस्तान न्यूज़ की, जबकि फेसबुक पर भी आप लाइव हमारे ऑफिशियल पेजेस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हर एक खबर पर, तज्जिए पर, तबसरों पर, अपडेट पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। स्टूडियो में गौहर कुचे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो सलाम जी के देखने वाले सभी नाजरीन को भी हमारी तरफ से इस प्यार भरा सलाम। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 11 दिसंबर है, मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन यानी से 11 दिसंबर 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ारी इदारे यूनिसेफ का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में चीन आलमी तिजारती इदारे यानी कि WTO में शामिल हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1994 में रूसी सदर बोरिस येल्सन के अहकामात पर रूसी फौजों ने चेचेनिया पर हमला कर दिया, यानी कि साल 1994 और 11 दिसंबर। और आज ही के दिन साल 1922 में यानी कि 11 दिसंबर 1922 में मशहूर हिंदुस्तानी फिल्म अदाकार दिलीप कुमार, जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, पेशावर में पैदा हुए। और आज ही के दिन साल 1941 में जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, यानी कि 11 दिसंबर 1941। और आज ही के दिन साल 1937 में इटली लीग ऑफ नेशन से दस्तबरदार हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 दिसंबर 1946 में स्पेन को अक़वाम मुत्तहिदा से मुअत्तल कर दिया गया। और आज ही के दिन साल 2012 में 11 दिसंबर साल 2012 में शाम के शहर अक्रिब में बम धमाकों में 125 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये था तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज के दिन 11 दिसंबर मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है और वो हमने आपके साथ ही शेयर की है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं। मौसम की खबर भी थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लेकिन आगाज चूंकि तलबा के लिए अपडेट बहुत जरूरी है, उन उम्मीदवारों के लिए बिलखुसूस जो JKSSB के तहत इम्तिहानात देने जाएंगे, आज से 19 तारीख तक तय शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात होंगे और आज से शुरुआत है। वैसे तो जो 9 तारीख को पेपर होना था उस पर काफी हंगामा हुआ, अदालत तक बात पहुंची, वो फिलहाल 20 तारीख को होगा। लेकिन जो 11 दिसंबर से यानी आज से शुरू होने वाले इम्तिहानात हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, उसमें ये CBT मोड के जरिए होने हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। इसके मुनसिफाना और हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया जम्मू और श्रीनगर के अंदर अपने लेवल पर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। जम्मू के अंदर जिला तरक्याती कमिश्नर ने जहां पर अभी तक तमाम मराकज़ पर क्या इंतजामात हैं उसका जायजा लिया, वहीं श्रीनगर के अंदर भी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई और इम्तिहानी मराकज़ पर जो इंतजामात किए गए हैं उसका उन्होंने आज खुद जायजा लिया है। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी ADC श्रीनगर डॉक्टर सैयद हनीफ बल्की
इसके अलावा तैनात जो मजिस्ट्रेट्स हैं, मुबस्सरीन हैं, दीगर मुतल्लिका अफराद हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। JKSSB की जो इम्तिहानात है, एक तो हमवार, दूसरा मुनसिफाना और तीसरा शफाफ इनकाद को यकीनी बनाने के एक तफसीली जायजा लिया गया, तबादला ख्याल हुआ। अदालत के पास भी ये मामला चले गए थे, लेकिन वो 9 तारीख का अहम पेपर था। अब जो 11 से 19 के दरमियान होने तय शेड्यूल के मुताबिक होने हैं, जिनमें हमने देखना है कि JKSSB की तरफ से जम्मू और श्रीनगर में जो मराकज़ कायम किए गए, वहां पर इंतजामात क्या है, लेकिन उन्हीं इंतजामात को अदालती फैसलों के बाद हम देख रहे हैं कि बेहतर करने की कोशिशें मुसलसल जारी है। DC श्रीनगर में कायम जो श्रीनगर के अंदर इम्तिहानी मराकज़ है, वहां पर मजबूत इंतजामात को यकीनी बनाने और बैठने के इंतजामात हो, हीटिंग अरेंजमेंट्स हो, ट्रैफिक का निजाम हो, पार्किंग की जगह हो, अमन व अमान और नकल के मसाइल जो है, इसके हवाले से जरूरी इकदाम पर जोर दिया। साथ ही साथ DC ने तमाम जो इम्तिहानी मराकज़ हैं, यहाँ बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने पर उनकी जानिब से अफसरान पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर के मुनासिब काम को यकीनी बनाने के साथ साथ मुतलका इदारों के जो कंप्यूटर जानने वाले अमले हैं या जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तैनाती पर भी जोर दिया गया है, ताकि इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को गैजेट्स के ऑपरेशन को चेक किया जा सके, किसी तरह की परेशानी हो। अब जब आप इम्तिहान देने जाएंगे, जो उम्मीदवार आज इन इम्तिहानात का हिस्सा बनने जाएंगे 11 से 19 तारीख के दरमियान, तो प्रोसेस वही है जो 9 तारीख को एग्जाम में होना था। जिस तरीके से आपको तकरीबन आधा से 1 घंटा पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना था, उसके बाद आपकी एंट्री बंद भी हो सकती है। तो वही सिलसिला यहाँ पर भी है। कंप्यूटर वगैरह या जो आप मोबाइल फोन है वो अंदर आप नहीं ले जा सकेंगे, कैलकुलेटर अंदर नहीं ले जा सकेंगे। ये जो गैजेट्स हैं इनका भी ख्याल रखना है और चेकिंग भी बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए की जाएगी। लेकिन 9 मराकज़ अलग अलग जगहों में श्रीनगर जिले के अंदर कायम कर दिए गए हैं। तो वादी कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले उम्मीदवार हैं, वो इन 9 अलग अलग सेंटर्स में वादी कश्मीर के अंदर जो है वो श्रीनगर पहुंचेंगे, वहां पर इम्तिहानात का सिलसिला शुरू करेंगे। हीटिंग अरेंजमेंट्स, बैठने के अरेंजमेंट, ट्रैफिक, पार्किंग, अमन अमान, नकलो अमल या जो मूवमेंट का सिलसिला है वो बेहतर रहे, उसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मजीद सरगर्मियां इन सेंटर्स पर शुरू हो जाएंगी और उसके बाद इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जो 9 तारीख को होने वाला एग्जाम था वो ऑलरेडी अदालत के हुक्म के मुताबिक 20 तारीख को होगा और JKSSB के शेड्यूल के मुताबिक, जिसके बाद 3 हफ्तों तक तकरीबन रिजल्ट्स का भी इंतजार करना होगा, जब तक अदालत में पड़ी समाअत पर जो दरख्वास्त है उस पर मुकम्मल समाअत ना हो जाए। लेकिन जो 11 से 19 के दरमियान जितने भी इम्तिहानात होने हैं जम्मू और श्रीनगर के अंदर, वो तय शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। इसी सिलसिले में इंतजामात श्रीनगर के अंदर करा दिए गए हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये थी SSB के हवाले से खबर। बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो शायद लोगों आज तक लोग इससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन कल जिस तरह से सिक्किम्स सोरा के डायरेक्टर की जानिब से दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हर साल 10,000 अफराद फिजाई आलूदगी की वजह से उनकी मौत हुई है। डायरेक्टर सिक्किम्स की जानिब से डॉक्टर परवेज कोल ने कहा है कि फिजाई आलूदगी से जम्मू कश्मीर में हर साल तकरीबन 10,000 लोगों की मौत होती है और इसका मुकाबला करते हुए इस पर काबू पाने की जरूरत है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। कल एक प्रोग्राम श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुआ था, जहां पर डॉक्टर परवेज कोल की जानिब से दावा किया गया है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही फिजाई आलूगी नहीं है, ना ही मुंबई के अंदर। और जिस तरह से लोगों को शायद पता है कि शायद दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है, यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी यूटी बनी हुई है जहां पर हर साल तकरीबन 10,000 लोगों की मौत होती है, लेकिन लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है और इससे लोगों को वाकिफ कराना डॉक्टरों और माहिरीन की जिम्मेदारी है कि लोगों को इससे अवेयर किया जाए कि क्या चीजें हैं जिससे लोग इससे बच सके। इस सिलसिले में लोगों को जानकारी देना जरूरी है। इस तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि फिजाई आलूगी का मसला न सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में है, बल्कि अब जम्मू कश्मीर में भी है, जहां पर गाड़ियों या तामीराती कामों के साथ साथ जो ईंटों के भट्टे हैं उनकी वजह से फिजाई आलूगी बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है लंग्स की बीमारी में ज्यादातर उनका इजाफा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी मौत भी होती है। मंशियात के अलावा जम्मू कश्मीर में फिजाई आलूदगी एक बड़ा मसला है जिस पर काबू पाने की जरूरत है और लोगों को इस हवाले से अवेयर करना भी जरूरी है। श्रीनगर सीधा चलते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी मीर हिलाल हंजूरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। माहिरीन ने तो अपनी बात रख दी है, सिवान, दिल्ली, लाहौर जैसे बड़े शहरों का भी खुलासा किया गया।
हवाला दिया गया कि इन बड़े शहरों की तर्ज पर अब यूनियन टेरिटरी का ये जिला भी चल पड़ा है। जो इसके पीछे तर्क दिए गए हैं वो असल में है क्या और जमीनी हकाइक क्या है जो माहिरीन की तरफ से पेश किए गए हैं, और असल में चूंकि आप सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। बिल्कुल आसिफ, जैसा कि हम कश्मीर वादी को बार बार ये कहते थे कि इट इज हेवन ऑन अर्थ, तो जो कल की स्टडी है या कल जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सिक्किम की जानब से जो बात कही गई है कि सालाना लगभग 10,000 के करीब अमवात जो है वो इस एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, ये एक चौंका देने वाली बात है। क्योंकि कश्मीर को हम यूजुअली एनवायरमेंटली जो हम हमेशा इससे बहुत नीट एंड क्लीन समझते थे, लेकिन जहां एयर पोल्यूशन की वजह से 10,000 लोग मर सकते हैं एक साल में, तो आप वहां अंदाजा कर सकते हैं कि वहां किस कदर पोल्यूशन है। क्योंकि एक बाउल शेप कश्मीर है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और इसमें हमने देखा कि ज्यादातर ये नहीं कि सिर्फ ईंट के भट्टे हैं, ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्रियां ज्यादा है, यहाँ फैक्ट्रियां हिंदुस्तान की निस्बत बहुत कम है, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों की निस्बत बहुत कम है। लेकिन जो यहाँ का हिसाब है या यहाँ का जो एरिया है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे डस्ट ज्यादा है, और डस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और उसके साथ साथ इस वादी के अंदर गाड़ियों का भी काफी सारा रोल है, काफी सारी गाड़ियां हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये एयर पोल्यूशन की जो लेवल है वो बढ़ गई है। हालांकि यहाँ प्लांटेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, जंगलात घने जंगलात है, लेकिन इसके बावजूद जो साल 2014 का सैलाब आया, क्योंकि जो आज आपने स्टडी देखी होगी या जो वर्कशॉप यहाँ पर हुआ जिसमें डॉक्टर्स की जानब से कहा गया है कि तादाद जो है वो एयर पोल्यूशन की या उसके अमवात की बढ़ गई है, उसमें उन्होंने देखा कि जो सड़कें हैं, खस्ताहाल सड़कें, वो भी उन्होंने एक रीजन दिया कि खस्ताहाल सड़कों की वजह से जो डस्ट उठता है उससे भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। साल 2014 के सैलाब के बाद हमारी सड़कें भी डस्ट से भरी हुई हैं, जहां जहां से भी आप चलेंगे तो वहां से डस्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जब सैलाब आता है तो वो मिट्टी लेकर आता है, तो मिट्टी जाएगी कहां, वो सिर्फ फजा में होती है, जमीन की ऊपरी सतह पर होती है। तो इस वजह से भी यहाँ जो पोल्यूशन की लेवल है वो बढ़ गई है। तो ये जो अब चैलेंज है ये सिर्फ किसी ईंट भट्ठे का नहीं है, सिर्फ सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री का नहीं है या किसी और कारखाने का नहीं है, बल्कि किसी इंडिविजुअल का है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि विंटर्स में भी एयर पोल्यूशन होता है, चाहे कांगड़ी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गैस हीटर्स, विंटर्स में इनका इस्तेमाल बेशुमार होता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो पोल्यूशन होता है और लोग इससे भी कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं। बिल्कुल, चूंकि ये डॉक्टर्स हैं, ये उनकी राय है और हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोयला का इस्तेमाल कांगड़ी के अंदर होता है जिससे धुआं निकलता है, वो एक रीजन हो सकता है। चूल्हे अगरचे कम हो गए हैं, लेकिन वहां से खारिज होने वाला धुआं जो है वो इंसान के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ छाती की अमराज बहुत ज्यादा है, बल्कि उन्होंने कहा कि इस एयर पोल्यूशन से इंसान का हर कोई अंग जो है या हर कोई ऑर्गन जो है वो मुतासिर हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ लंग्स की बात नहीं है, बल्कि हर ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस वजह से हर किसी इंडिविजुअल का अब मसला बन चुका है। हर किसी इंडिविजुअल को अब अपनी स्तर पर ये देखना होगा कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, कैसे हम साफ सफाई और खासतौर पर जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करें, ताकि माहौलियात ठीक रहे। और जो सालाना ये बात हो रही है ये बिल्कुल चौंका देने वाली बात है और ये हर किसी के लिए जो है हैरान कुन बात है। तो इस पे अब कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। सरकार को भी अपने जो है अपनी स्तर पर नई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत पहले सरकार की नोटिस में ये बातें होनी चाहिए थी और उसके बाद सरकार भी अपने हिसाब से देखती कि क्या कुछ करना, कहां से इस एमिशन को कम किया जा सकता है ताकि ये जो अमवात है या अमराज है वो कम हो जाते। एक चीज और भी हिलाल, आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे। WHO की एक रिपोर्ट आई साल 2019 में, कहा गया कि 90% से ज्यादा आबादी ग्लोबली इस वक्त एयर पॉल्यूशन में जिंदगी गुजार रही है या गुजारने पर मजबूर है। जहां तक कल की रिपोर्ट की बात है तो कुछ पॉइंट्स हैं बिल्कुल मिलते जुलते हैं 2019 को इस रिपोर्ट से कि कंस्ट्रक्शंस है, कई प्रोजेक्ट साथ में लिए जाते हैं, वहां पर गाइडलाइंस का ख्याल रखना जरूरी है। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस 2021 की भी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अपनी हिदायत या जो गाइडलाइंस है वो भी हमारे सामने है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने नॉर्म्स हैं वो हमारे सामने हैं, फिर हुकूमती इदारों की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन वाकई में क्या ये तमाम चीजें शायद कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह गई हैं या वायलेशंस कहीं आसान लफ्जों में खुले तौर पर हुई है कि जब सड़कों की बात हुई है, तामीरात की बात हो रही है,
तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि लापरवाही लोकल लेवल पर शायद लोगों से ज्यादा हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से ज्यादा की गई है, जिसका इसमें भी और 2019 की WHO की जो रिपोर्ट है मिलते जुलते पॉइंट्स लगभग मिलते हैं, जो इसकी तस्दीक भी करते हैं बहुत हद तक। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा कि जो हम फुजला उठाते हैं अलग अलग जगह से और उसके बाद जो इसकी सेग्रीगेशन होनी चाहिए थी कहीं पर भी नहीं हो रही है, वो भी एक वजह है कि सरकारी जो सतह पर इस हवाले से नरमी बरतने के लिए न सिर्फ इतना बल्कि बहुत सारे कवानीन पहले से ही हैं, उनको एनफोर्स कराना सरकार का काम है। जब तक न सरकार भी इस जैसी बीमारी को या इस जैसी पोल्यूशन को ये देखेगी जिस तरह सरकार इसको भी मिलिटेंसी की तरह ट्रीट नहीं करेगी, तब तक इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। स्टडी आ गई है, सर्वेज आ जाते हैं, उसके बाद सालाना एक एक प्रोग्राम हो भी जाता है और इस दिन को मनाया भी जाता है। तो फिर वही बात कि बंद कमरे में ये मीटिंगें होती हैं सिर्फ दिखाने के लिए और फोटो शोज के लिए, ये सारे सेमिनार्स भी होते हैं, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पर सब कुछ सरकार के जो है कोर्ट में नहीं डाला जा सकता है। सरकार एनफोर्समेंट एंड से अगरचे कमजोर है, लेकिन ये पोल्यूशन होता कैसे है उसमें हम हर कोई इंडिविजुअल इसके लिए जिम्मेदार है। तो हर इंडिविजुअल को भी जहां इस हवाले से होश के नाखून लेने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड वही इंसान जो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है वो खुद इसका इन्वॉल्व हो जाता है, वो खुद इससे मुतासिर हो जाता है और वो पहला शख्स होता है जो इससे मुतासिर होता है। और उसके बाद सरकार की भी पैरेलली सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें आज तक भी कोताहियां रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद भी कोताहियां रहेंगी, क्योंकि सरकारी एंड हमने देखा कि किस तरह से काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, हमारे साथ इस पर मजीद बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर फिजाई आलूदगी का मसला काफी पेचीदगियां पैदा कर रहा है और फिर उसके बाद पैदा होने वाली बीमारियां और भी तशवीश में इजाफा कर रहा है। और कल तक सिर्फ ये जो आम शहरी बात करते थे, जिस मसले पर सिर्फ अपने अपने ओपिनियंस दिए जा रहे थे, उस पर आज माहिरीन ने भी, उन डॉक्टर्स ने, उन मुआलजीन ने जो मुसलसल दो तरह के केसेस के साथ डील करते हैं, एक तो बीमारियां अलग अलग उनके सामने आती हैं, मरीजों के साथ वो डील करते हैं, तो वो जानते हैं हमसे बेहतर, इसलिए इस राय का एहतराम किया जाना चाहिए। दूसरा, इसके बाद जब आप देखते हैं फिजाई आलूदगी को लेकर मेजरमेंट्स हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 से 6 पॉइंट्स बताए थे, एनजीटी ने, पीसीबी ने 5 से 6 पॉइंट्स अपने गाइडलाइंस में बताए, लेकिन सवाल बड़ा ये कि इन तहकीकात के, इन रिपोर्ट्स के, इन स्टडीज के, इन मुतालियात के सामने आने के बाद क्या हुकूमती इदारे भी इतने अवेयर हैं कि वो इस पर संजीदगी से काम करें, या सिर्फ जो हिलाल बता रहे थे फोटोशूट्स तक, मीटिंग के सेशंस तक इसे महदूद कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये रिपोर्ट भी एक तरह से हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। इस पर कार्रवाई, जो मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होगी। यानी काम सिर्फ यहां करने की जरूरत है, बीमारियां तभी खत्म होंगी जब आप इकदामात एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए उठाएंगे। वो मुमकिन तौर पर नहीं उठाए गए हैं, जो उठाए जा सकते थे, जो चीजें डोमेन में जिस इदारे की या मुतलकीन की थी वो भी नहीं हो पा रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के इस महीने की बात, चूंकि आदादोशुमार हर महीने सामने आते हैं, तो दिसंबर में जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा है ये आदादोशुमार दिसंबर के आखिर में सामने आएंगे। लेकिन ये जो महीना बीत गया है, नवंबर का महीना 2022 का, जम्मू कश्मीर में एक रिकॉर्ड बना है। जीएसटी की जो वसूली है वो इस बार तकरीबन 12% तक का इजाफा उसमें देखा गया है। नवंबर के महीने की हम बात कर रहे हैं और पिछले महीनों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा अब तक की है, रिकॉर्ड तोड़ है। जब आप इसको नेशनल लेवल पर देखते हैं कि मुल्की सतह पर इसकी औसत क्या है, वो 8% बनती है और यूनियन टेरिटरी लेवल पर 12% जीएसटी कलेक्शन। अब बार बार जो कारोबारी एक चीज कहते हैं कि हमसे जीएसटी कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा करने की बात होती है, तो वो जीएसटी कलेक्शन जो बार बार हर प्रोडक्ट्स पर, हर इंडस्ट्री से जुड़े वाले लोग जो हैं वो बात करते रहते हैं, अक्सर उस मामले को काफी संजीदगी से लिया जाता है। अब जब हुकूमत की जानिब से खुद बताया गया, या जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडिशनल कमिश्नर हैं स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट कश्मीर के शकील मकबूल, उनका बयान सामने आया, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि सिर्फ कश्मीर सूबे में तकरीबन जो ग्रोथ है वो जीएसटी कलेक्शन की 18.32% रही है। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है वो पिछले महीने यानी नवंबर के दौरान काफी ज्यादा रही है। जम्मू कश्मीर से बाहर चीजें ले जाना या जम्मू कश्मीर में चीजें बाहर से आना, यह सिलसिला काफी अच्छा चल रहा है, जिसका नतीजा यह है कि मुल्क की सतह पर यूनियन टेरिटरी में जीएसटी कलेक्शन काफी अच्छी रही है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि मौजूदा वक्त में जीएसटी कलेक्शन के लिए मजीद इकदाम उठाए गए और इसमें एक बड़ा रोल हुकूमती इदारों का तो है ही, लेकिन ये जो अच्छी नमूद दर्ज की जा रही है इसमें मकामी सतह पर ताजिर, कारोबारी या तमाम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं
आम लोगों से लेकर जो बड़े या छोटे कारोबारी कह लीजिए, उन लोगों का बड़ा रोल है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स की जब बात होती है, जब ये आदादोशुमार सामने आते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि सरकार सिर्फ अपने लेवल पर सारी चीजें कर पाए। वक्त पर दुकानदारों ने, आम शहरियों ने, लोगों ने टैक्स की वसूली को भी यकीनी बनाया, उन्होंने टैक्स अदा किया। उसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ सतह पर जीएसटी कलेक्शन में गौहर पहुंच गया है। जी हां, जिस तरह से ये दावा किया गया है कि जीएसटी कलेक्शन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसमें इजाफा हुआ है, करीब 12% का इजाफा हुआ है नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से सूबा कश्मीर की बात की गई है कि सूबा कश्मीर में ये जो सबसे ज्यादा 18.32% कलेक्शन हुई है, यानी कि वसूली हुई है साल 2022 के दौरान गुज़िश्ता साल के मुकाबले। गुज़िश्ता साल की बात करेंगे तो उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं 12% का इजाफा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर इस जीएसटी कलेक्शन का जो इजाफा है वो 18.32% की वसूली हुई है। ये एक प्रोग्राम के दौरान एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट कश्मीर की जानिब से कहा गया है। बढ़ते आगे, अब बात जरा जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर है। सीआईसी ऑपरेटर्स की जानिब से इस बात का जो है सख्ती से नोटिस लिया गया है, क्योंकि जो तजावुजात के हवाले से बात की गई है, सियासी कश्मीरी पंडित महाजरीन के ज़मीनों के मामला जो है वो सामने आए, तो उस पर अब सीआईसी ने मामले का संजीदा नोटिस लिया है और हुकूमत को, जो इंतजामिया को, अफसरान को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जो मालूमात इस हवाले से कि कश्मीरी पंडितों की जानिब से जायदाद पर तजावुजात से मुतल्लिक मालूमात उसकी वजह उस पर तरदीद की गई है, लेकिन अब इस सिलसिले में सियासी ऑपरेटर्स की जानिब से इसका सख्ती से नोटिस लिया गया है और इंतजामिया को इस हवाले से वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मामला ये कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन का था, वो लोग जो वादी छोड़कर जम्मू आ गए, 90s में आए उसके बाद, और उनके पीछे जायदादें रह गई, जमीनें रही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तो हर बार जिला इंतजामी के नोटिस में या जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा माल है उसके नोटिस में मामलात लाए जाते रहे, चाहे वो जमीनें थी या जायदादें थी। इसके बारे में मालूमात जो है वो सीधी सी बात है, जब आप सवाल सरकार से करते हैं तो सरकारी अफसरान ने इस पर जवाब देना होता है। और शिकायत ये आई कि जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीनें थी, जायदादें थी, बिलखुसूस जो कश्मीरी पंडित रहे, कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन हैं, उन्होंने इससे मुतल्लिक मालूमात जब अफसरान से मांगी तो उन्होंने अभी तक बहुत सारे इलाकों के अंदर ये काम किया ही नहीं। मुहाजिरीन की जमीनें जो थी उनके मामलात हल करने में अफसरान नाकाम रहे। कई अफसरान तो ऐसे पाए गए जिन्होंने मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। इसका नोटिस अब संजीदगी से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने लिया, सीआईसी की जानिब से लिया गया। सीआईसी ने अंडर सेक्रेटरी महकमा रेवेन्यू, इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CPIO, इसके अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी और महकमे के जरिए दीगर जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सवाल सिर्फ ये कि कश्मीरी पंडित जो मुहाजिरीन थे या जो लोग वादी छोड़कर आए, पीछे जो उनकी जायदादें रही, उनके जमीनें रही, उसका मौजूदा वक्त में जो कोई अगर सरकारी अफसरान वहां पर उस ताल्लुक से कोई जानकारी इकट्ठी कर रहा है, तो जिस शख्स ने जवाब इंतजामिया से मांगा उसको जवाब नहीं मिलेगा, तो सीआईसी ने तो इस बात का फिर नोटिस सख्ती से लेना ही था। अब कई लोगों की जमीनें ऐसी हैं जहां पर शिकायतें ये वक्ती तौर पर मिली है कि कई लोगों की तरफ से या नामालूम अफराद की तरफ से कब्जा कर लिया गया, उनकी जमीनों पर जायदादें हैं, वहां पर तजावुजात खड़ी कर दी गई जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इसका नोटिस जब मकामी सतह पर सीनियर अफसरान ने नहीं लिया, कई अफसरान अभी तक डिटेल्स देने में नाकाम साबित हुए। सीआईसी ने सीधे तौर पर इन अफसरान को लिखा कि आप अपना अभी तक का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें यह भी लिखिएगा कि अगर आपसे डिटेल्स मांगी गई थी तो वो डिटेल्स फराहम करने में आप नाकाम क्यों साबित हुए हैं। कमीशन ने साथ ही इस बात का भी इरादा किया कि जो पब्लिक अथॉरिटीज को है, मुतलका जो एक्ट है उसकी दफात के नफाज का एक फाल किरदार होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। और शफाफियत, जवाबदेही और जो मरकजी हुकूमत शहरियों के हुकूक को यकीनी बनाने की बात करती है, उसके मुताबिक अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि यहां पर कौन शख्स कैसे काम कर रहा है। लेकिन अब जब हम जवाब लेने पर आएंगे तो आपको वजह बताओ नोटिस, उसमें अपनी डिटेल सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। मजीद इस पर क्या कहा गया है कमीशन की तरफ से, फैसल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वैली से। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
सीआईसी के पास मामला कश्मीरी पंडितों की जमीनों का, जायदादों का पहुंचा है, जो अफसरान नहीं कर सके, क्या वो अब मजबूरन करना पड़ेगा क्योंकि डंडा पड़ा है, तलवार लटकी है सीआईसी की? अब देखिए, जहाँ तक हम देखते हैं कि जो यहाँ के ऑफिसर थे तो कहीं ना कहीं वो हमेशा से देखा जा रहा था अनअवेयर ऐसे थे और उनको पता नहीं पता कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। तो अगर हम आज की इस मामले की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर एक आरटीआई मिला था। आरटीआई भी किया गया था कि आप हमें जो मुख्तलिफ जगहों पे वहां पे जो कश्मीरी पंडितों की जायदादों पे जो कब्जा किया गया है उसके लिए जो हमने ऑलरेडी आरटीआई किया हुआ है, तो क्या कुछ आपने उनको रिट्रीव करने के लिए या उसको छुड़ाने के लिए आपने क्या कुछ इकदाम उठाए हैं। लेकिन काफी टाइम हुआ है, अभी तक उन आरटीआई का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। तो इस पर संजीदा नोटिस लेते हुए जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी के थ्रू अंडर सेक्रेटरी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और उसके साथ साथ जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उनको शो कॉज नोटिस भेजा गया। उसको बताया गया है कि पैनल एक्शन जो आपके खिलाफ होने वाले उससे पहले आप हमें बताइए कि क्या वजह रही, क्यों आपने ये इंफॉर्मेशन इन कश्मीरी पंडित को नहीं दिया जिन्होंने आरटीआई किया था, उनको क्यों नहीं दिया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप ऑफिसर्स को चाहिए कि वो पहले से प्रोएक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट 2005 है ये एक बड़े कॉज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि सिफारिश जो है निजाम में लाई जाए और हर एक फर्म जो है जम्मू कश्मीर का उसको पता चले कि निजाम में क्या कुछ चल रहा है। और साथ साथ यहाँ पर आप कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात हो तो वहां पे तो इम्पोर्टेंट है ये कि उनको अपनी जो है डिटेल दी जाए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जल्दबाजी में वो चले गए यहाँ से, उन्होंने काफी सारी जायदाद है उनकी जो यहीं पे छोड़ जिसके बाद पर कब्जा किया गया। तो काफी सारे नोट्स या हम कह सकते हैं कि आज क्या किए गए हैं और डिटेल्स मांगी गई थी। देखिए 1.5 साल हो गया अभी तक इनको एक भी जो है डिटेल इसके बारे में नहीं मिले है, जिसके बाद उन्होंने अब जो है सख्ती से नोट्स लेना पड़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, क्योंकि ऑफिसर जो है वो अभी भी हम कह सकते हैं लापरवाही से काम लेते हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है, क्योंकि ये उन कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी का मामला है जो कि यहाँ से चले गए, जम्मू में बैठे या देश के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए और उनकी जिंदगी जो है हम कह सकते हैं सफरिंग में गुजर रही है। तो अगर वो इस पर ये आगे कर रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपनी जमीनों की डिटेल मांग रहे हैं कि क्या कुछ आपने किया, खासकर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप हमें बताइए क्या कुछ आपने किया हमारे हक को वापस दिलाने के लिए, या जिस हमारी जमीन पर जहाँ जहाँ पे कब्जा हुआ है उसको हटाने में या हमें वापस लाने में आपका क्या क्या है। लेकिन जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हो रही है या जिस तरीके से हम कहते लापरवाही से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काम किया है, तो वैसे साफ जाहिर है कि जो एक्शन है वो तो जरूरी होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि आरटीआई एक्ट जो है बड़े काज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, खासकर जहाँ आप कश्मीरी पंडित की बात हो, इतिहास की बात करो, वहां पे तो ये जरूरी है कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो उनको ये एक्शन लेना ही था। तो उन्होंने बिल्कुल फैसल 18 मई 2021 और 23 अगस्त 2021 को ये आरटीआई फाइल की जाती है, लेकिन आज भी सीआईसी के नोटिस में है कि अब तक जिन लोगों की तरफ से प्रॉपर्टीज को लेकर क्लेम किया गया था, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया, लेकिन जवाब मुतलका अफसरान की जानिब से नहीं दिया गया। तो अब क्या कोई डेडलाइन तय की गई है, कोई फिक्स टाइम कि इस टाइम के दौरान आपको जवाब भी देना है नोटिस का जो सीआईसी ने जारी किया है? फिलहाल से आपने कहा कि जो नोट जो मिली थी 18 मई और 23 अगस्त 2021 को जो मिली थी, तो इसके हवाले से प्रोसीडिंग्स भी हुई थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत, और जो एशिया कश्मीर डिवीजन के हैं वो भी प्रोसीडिंग्स में मौजूद होते, जो बाकी अफसरान थे वो भी थे। तो उन्होंने ये बात जो कहा है कि 31 मई को हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची और इसके बाद हमने ये ट्रांसफर किए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो जिस तरीके से आपने कहा कि 1.5 साल हो गया कि अभी तक इसमें कोई हम कह सकते हैं कोई काम नहीं हुआ या अभी तक कोई इंफॉर्मेशन वहां से मौसूल नहीं हुई, तो अभी फिलहाल जैसे ही अब स्ट्रिक्टली इंपेक्शन हुआ है या कमिश्नर सेक्रेटरी ने जैसे ही प्रोपास नोट सीआईसी ने जैसे प्रोपास नोट भेजा तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले कहा कि आप तलवार उठी है या आप कह सकते हो डंडा आप इन ऑफिसरों के पीछे पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई हो सकती है और जो आरटीआई डाला गया था उस पर कहीं ना कहीं अब काम हो सकता है। उम्मीद यही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इतलात के मुताबिक आरटीआई एक्ट 2005 के मुताबिक जो इसके तहत जो इंफॉर्मेशन देनी होती है अफसरान की एक जिम्मेदारी कि आप आम शहरी को के सामने जवाब दे हैं, तो उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। आदिल फरीद ACR कश्मीर सूबे के हैं और इसके अलावा मोहम्मद आमिर मलिक
APIU, दोनों ने जो कल प्रोसीडिंग हुई है CIC के सामने समाप्त हुई है इस मामले पर, दोनों की तरफ से RTI एप्लीकेशन पर जो जवाब या लेटर अभी तक उनकी जानिब से जवाबी कार्रवाई में लिखा गया था उस पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो उन्होंने लिखा है, बडगाम का एक केस था उस पर, इसी तरीके से नॉर्दर्न पार्ट के कुछ केसेस थे, और साथ ही साथ मामलात जो हैं वो मुश्ताक अहमद अंडर सेक्रेटरी CPIO रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा जावेद अहमद है टेक्निकल ऑफिसर हैं, उन पर भी चूंकि इल्जाम थे। ये सारा सिलसिला जो है वो इस तरीके से चला है, जवाब नहीं दिया गया। CIC के सामने अपने तरीके से उन्होंने दलाइल पेश किए हैं, मगर कुल मिलाकर मामला बेशतर ऐसे केसेस जिनमें जवाब नहीं आया, जिसके बाद मामला संजीदगी से इस पर का न सिर्फ नोटिस लिया गया बल्कि जवाब देने के लिए भी वजह बताओ नोटिस के जरिए CIC की तरफ से इन अफसरान को कह दिया गया है। 9:06 हुए हैं, वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला, तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और अहम मालूमात, हमारे साथ रहिएगा।